हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम बीए सेकेंड ईयर सोशलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जनजातीय किसे कहते हैं, भारतीय जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई सालों से पूछा जा रहा है। और दोस्तों इसके अलावा मैंने जनजातीय कल्याण के लिए सरकार की क्या भूमिका है उस पर एक वीडियो बनाया है जो कि इस चैनल पर है, उसको भी आप ज़रूर जाकर देखें क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जनजातीय किसे कहते हैं और भारतीय जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो जनजाति शब्द को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले जनजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के ट्राइब शब्द का हिंदी रूपांतर है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, अनुसूचित जनजाति आदि नामों से भी पुकारा जाता है। सामान्यतः जनजाति का अर्थ एक ऐसे समूह से लगाया जाता है जिसका एक विशिष्ट नाम होता है और जो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। यानी कि हम लोग जनजाति शब्द को देखते हैं तो इसमें जो है इसका जो है जनजाति शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के ट्राइब शब्द का हिंदी रूपांतर है। यानी कि अंग्रेजी में इसे ट्राइब कहते हैं और हिंदी में इसे जो है जनजाति कहते हैं। और ट्राइब की स्पेलिंग अगर आप देखें तो TRIBE होती है। तो ये था इसका हिंदू रूपांतर। और जनजातियों को आदिम समाज यानी कि आदिम समाज और आदिवासी जो लोग जंगलों में रहते हैं, वन्य जाति यानी कि जंगल में रहने वाली जाति, अनुसूचित जनजाति आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यानी कि जनजातियों के अलग अलग नाम है, आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, अनुसूचित जनजाति। सामान्यतः जनजाति का अर्थ एक ऐसे समूह से लगाया जाता है जिसका एक विशिष्ट नाम होता है। यानी कि जनजातीय अगर आप जानना चाहते हैं या समझते हैं कि जनजातीय क्या होती है, अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि उनका एक विशिष्ट नाम होता है और जो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और वो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो जनजातियों की ये परिभाषा थी। अब चलिए देखते हैं कि अनेक समाजशास्त्रियों ने जो जनजाति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो जनजाति को परिभाषित करते हुए डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक जनजाति जो है वह एक परिवार भी हो सकता है और कई परिवारों का समूह भी हो सकता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। यानी कि उसका एक सामान्य नाम होगा उस जनजाति का, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और उनके जो सदस्य हैं वो एक निश्चित भूभाग यानी कि एक निश्चित जमीन में, एक क्षेत्र में, एक एरिया में रहते हैं और समान भाषा बोलते हैं। यानी कि वो लोग जो है आपस में समान भाषा बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं नहीं बोलते हैं। और विवाह व्यवस्था या उद्योग के विषय में निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं। और जो भी विवाह है, उनका व्यवस्था है और उनके काम धंधे उद्योग हैं उनमें निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। आप ऐसे ही नहीं समझ लीजिए कि ये कोई एक अलग सा राज्य है या अलग सा देश है, क्योंकि वहाँ पे जो है अलग ही नियम चलते हैं। बाकी नियमों को ध्यान में रखते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग अपने अंदर जो है अलग नियम चलाते हैं, अलग तरीके से जीते हैं। उनकी सांस्कृतिक लक्षण कुछ और होती है, धार्मिक लक्षण कुछ और होती है, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, जंगलों में रहते हैं। और वो मॉडर्न यानी कि जैसे कि आजकल के हिंदुस्तान में जो लोग हैं शहरों में, उन लोगों की तरफ वो आकर्षित नहीं होते, उन लोगों का जैसा वो नहीं बनना चाहते हैं, वो बस अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। तो जनजाति को परिभाषित करते हुए डॉक्टर मजूमदार ने यही सब लिखा है कि निश्चित भाग में रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, विवाह व्यवस्था उद्योग में निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। तो ये था मजूमदार जी का कथन। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग हावल ने परिभाषित करते हुए क्या लिखा है। यानी कि हावल ने क्या लिखा है। हावल ने परिभाषित करते हुए लिखा है, एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है। यानी कि एक जनजाति जो है वो एक सामाजिक समूह है। जैसे समाज, ये तो समाजशास्त्र विषय है, और एक सामाजिक समूह है यानी कि कई वस्तुओं के, व्यक्तियों का समूह है और उसमें एक सामाजिक अवधारणा है, यानी कि एक समाज है वो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है। यानी कि सामाजिक समूह है लेकिन वो एक विशेष भाषा बोलता है, अलग भाषा बोलता है, एक विशेष संस्कृति रखता है और उनकी संस्कृति जो है अलग संस्कृति है, एक विशेष संस्कृति है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करती है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि एक जनजाति जो है उनकी अलग भाषा उन्हें अलग जनजातियों से अलग करती है। यानी कि दूसरी जनजाति जो है उसमें दूसरी भाषा बोली जाती है, ये जनजाति जो है ये दूसरी भाषा बोलते हैं। दूसरी जनजातियों की अलग संस्कृति होती है, इन जनजातियों की अलग संस्कृति होती है। यानी कि अलग अलग जातियों की, जनजातियों की अलग संस्कृति होती है, अलग जो है भाषा होती है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करती है, यानी कि उन्हें अलग करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है, यानी कि ये राजनीतिक संगठन नहीं है, इसमें इन लोगों में राजनीति वगैरह उतना नहीं चलता है। तो अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं चार्ल्स पिनिक ने जनजाति को परिभाषित करते हुए क्या बताया। यानी कि चार्ल्स पिनिक का क्या कहना है।
एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूह जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। तो चार्ल्स फिनी कहते हैं कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यानी कि यहाँ पे चार्ल्स फिनी जो है वो कहना चाहते हैं कि जनजाति जो होते हैं उनके क्षेत्र में एक सामाजिक समरूपता होती है और एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यानी कि एक सूत्र में बंधा होता है ऐसा सामाजिक संगठन जिनमें उनकी अलग भाषा होती है, अलग सांस्कृतिक समरूपता होती है। यह सामाजिक उपसमूह जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है और ये सामाजिक समूह जो है गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये था जनजाति की विशेषताएं, मतलब जनजाति की परिभाषा, जो कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने भी दी और हम लोगों ने एक ओवरऑल जनजाति की परिभाषा पढ़ी, जो कि है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिर से जनजाति, यानी कि जनजाति लोग वो हैं जिनका एक विशिष्ट नाम होता है और वो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। उनकी भाषा अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनकी जो सांस्कृतिक लक्षण है वो भी अलग होते हैं। तो ये था जनजाति शब्द, जो कि अंग्रेजी ट्राइब हिंदी का रूपांतर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जनजातीय समाज की विशेषताएं। इन विशेषताओं को पढ़ने के बाद हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि जनजातीय समाज क्या होता है। तो जनजातीय समाज में उसकी पहली भूमिका है कि एक जनजाति के लोग एक निश्चित भूभाग में ही निवास करते हैं, यानी कि एक निश्चित जगह पर निवास करते हैं। मान लीजिए जैसे अगर किसी भी कोई भी प्रदेश, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, उसमें किसी एक जिले में किसी एक जगह पे वो लोग निवास करते हैं, हर जगह वो लोग नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है, यानी कि सामुदायिक भावना का उनमें विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विभाजित हो जाती हैं। तो वो लोग सामान्य भूभाग में रहते हैं जिसके कारण उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विभाजित हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी कि जनजाति की विशेषताओं में अगर हम लोग देखा जाए तो जनजाति जो है एक सामान्य भूभाग में रहते हैं, किसी विशेष भूभाग में रहते हैं। भूभाग मतलब एक सामान्य जमीन, यानी एक समान क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती हैं। यानी कि जनजातियां जो हैं वो जो है एक सामान्य भाषा का उपयोग करती हैं, प्रयोग करती हैं और उसी भाषा के माध्यम से अपने बच्चों में, अपनी जो पीढ़ी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति, अपना कल्चर जो भी है उसको हस्तांतरित करती है। तो ये थी दूसरी परिभाषा। अब आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं हम लोग तीसरी परिभाषा, सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति है। उनके रीति रिवाजों, प्रथाओं, लाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू, संगीत, खान पान, रहन सहन, विश्वासों तथा मूल्यों में समानता होती है। यानी कि एक जनजाति जो भी है उनमें इन सब चीज़ों की समानता होती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं चौथा, अंतर्विवाह, यानी कि अंतर्विवाह। जाति एक जनजाति जो है, यहाँ पे जाति का लिखा गया है लेकिन इसका मतलब है जाति एक अंतर्विवाही समूह होता है, अर्थात एक जनजाति के सदस्य आपस में ही विवाह करते हैं। यानी कि अंतर्विवाह होता है, वो दूसरी जनजातियों के साथ विवाह वगैरह नहीं करते हैं, अपनी जाति में ही विवाह कर लेते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं पांचवा, एम नाम। प्रत्येक जनजाति का एक नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है, जैसे भिलाला, धानका, गोंड, मुंडा, खड़िया, भील, कोली, फनात, सहरिया। इसके अलावा भी अलग अलग जनजातियां हैं जिनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ये केवल इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जिनमें भिलाला है, धानका है, गोंड है, मुंडा है, खड़िया है, भील जनजाति है, कोली जनजाति है, फनात जनजाति है। तो इनमें अलग अलग जनजातियों की अलग अलग नाम है। आगे हम लोग देखते हैं तो इनकी अगली विशेषता जो है वो है आर्थिक निर्भरता। एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जनजाति के लोग स्वयं ही जुटा लेते हैं। यानी कि ये लोग नई टेक्नोलॉजी, नई सुविधाओं के आदी नहीं होते, यानी कि नई सुविधाएं इनको नहीं चाहिए, नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। ये जो जहाँ भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, वहाँ पे अपना गुजारा कर लेते हैं। क्या करते हैं ये? पशुचारण करते हैं, फल फूल एकत्रित करते हैं, शिकार करते हैं, कृषि एवं गृह उद्योग करते हैं। इसी तरीक़ों से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि ये लोग जो है आर्थिक आत्मनिर्भर हैं। अगला हम लोग देखते हैं राजनीतिक संगठन। प्रत्येक जनजाति का अपना राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं को पालन कराने, नियंत्रण बनाने, रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद भी पाई जाती है। यानी कि इसमें भी आम लोगों की तरह, यानी कि हम लोगों की तरह जनजाति लोगों में भी
एक राजनीतिक संगठन होता है जिसमें एक मुखिया होता है, एक पूरे जनजाति का एक मुखिया होता है और वो जो है उस जनजाति की सभी परंपराओं को पालन कराता है, नियंत्रण करता है उनको और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड की सज़ा भी देता है। जो भी उनके सांस्कृतिक नियम है उन सबको अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उनको जो है उसका मुखिया जो है सज़ा देता है। कहीं कहीं पे देखा जाता है कि मुखिया के साथ जो है बूढ़े लोगों की एक परिषद भी पाई जाती है जो मुखिया को सुझाव देती है, सलाह देती है कि वह किस प्रकार से जो है जनजातियों की भलाई करे या जो गलती हो रही है उसको दूर करें। ये था 7वां जो कि है राजनीतिक संगठन। 8वां हम लोग और लास्ट देख लेते हैं सामान्य निषेध। एक जनजाति के लोग खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित समान निषेधों का पालन करती हैं। यानी कि इनमें जो है एक सामान्य निषेध होता है, एक रोक होता है जो एक जनजाति जो है उसे पालन करती है। खान पान, विवाह, खान पान में भी जो भी निषेध होता है, रोक टोक होता है, उसको जनजाति लोग मानते हैं। परिवार भी हो गया, विवाह भी हो गया, जो भी रोक टोक है विवाह में वो भी मानते हैं। व्यवसाय, धर्म आदि इन सभी चीज़ों में जो है एक निषेध होती है जिसका वो समान रूप से पालन करते हैं। तो ये था जनजाति, यानी कि जनजाति को आप लोगों ने समझ लिया जनजाति किसे कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया जनजाति की विशेषताएं क्या हैं। तो जनजाति को हम लोगों ने देखा कि एक निश्चित भूभाग में जनजाति रहते हैं और एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं और मतलब आर्थिक रूप से वह आत्मनिर्भर होते हैं। यही सारी परिभाषाओं के साथ हम लोगों ने आज जाना जनजाति किसे कहते हैं और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।